हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज फिर से हम हमारा टॉपिक जो इवोल्यूशन था बीएससी फाइनल में जो अपना चलता है उसमें पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स। और उन थॉट्स में अपन ने ये देखा कि उद्विकास क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या हैं, किस किस तरीके से ये समय के साथ इनमें बदलाव आए। तो उनके बारे में अपन ने जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की बात की। उन सिद्धांतों में अपन ने विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद में अपन ने यूनानी जो फिलोसफर थे उनकी थ्योरीज को पढ़ा। आगे चलकर अपन ने जो मध्यकालीन सिद्धांत थे उसमें अपन ने थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन पढ़ा कि किस तरह से उसका एक लघु रूप पहले से होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में वो एक्टिव होता है और पूरा मैच्योर एनिमल वो बनता है, डेवलप होकर। इसी चीज़ में अपन ने देखा कि जो जीववेत्ता थे उनमें सबसे महान फ्रांसीसी प्रकृतिवेत्ता थे बफन। और उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि प्राणियों का प्रकृति विज्ञान नामक एक पुस्तक में उन्होंने इनकी व्याख्या की। उनका विश्वास यह था कि वातावरण का प्रत्यक्ष परिवर्तनकारी प्रभाव जीवधारियों की रचना पर पड़ता है। यानी उन्होंने सिंपल सा ये बताया कि जो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसका एनिमल्स पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और ये परिवर्तन स्वरूप उनके जो जेनेटिक मीडियम से सुरक्षित रहते हैं। यानी जो भी चेंजेस होते हैं वो जेनेटिकली सेव हो जाते हैं। और उन्होंने जो स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस की धारणा भी प्रस्तुत की और उन्होंने इस पर सुझाव दिए। जो वफन थे उन्होंने बताया कि विकास की धारा को नई दिशा प्रदान करते हुए कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति और वातावरण के प्रभाव द्वारा जीवों के संरचनात्मक परिवर्तन पर उन्होंने जोर दिया। यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, किस तरह से कोई कैरेक्टर्स एक्वायर होता है और किस तरह से वो अगली पीढ़ी में चला जाता है, या उनका जो क्लाइमेटिक्स इफ़ेक्ट्स या एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है उस पर उन्होंने जोर दिया। और उनको उन्होंने एक तरह से उनका यह विश्वास था कि ऐसा होता है और उनकी मान्यता इसके प्रति थी। जब बफन का पीरियड आया तो उसी के दौरान जो दूसरा एक और फिलोसफर आए जिनका नाम था लीनियस, जो वर्तमान वर्गीकरण की पद्धति है उसकी स्थापना के लिए वो प्रसिद्ध है। यानी लीनियस की जो पद्धति थी नेम्निकल्चर्स वो इन्होंने लीनियस ने दी और उन्होंने जातियों की पूर्ण स्थिरता में विश्वास रखता था। उसके मतानुसार जो प्रेजेंट की जो स्पीसीज हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। बाद में अपने जीवन में ही उसने जातियों की स्थिरता को थोड़ा सा परिवर्तन किया, परंतु ऐसा किसी विचार का समर्थन नहीं किया जिसका उद्विकास से कोई संबंध नहीं था, जिससे कोई संबंध था। ऐसी कोई भी धारणा पर उन्होंने अपना नहीं किया। बफन के बाद जो चार्ल्स डार्विन आए और चार्ल्स डार्विन से भी पहले चार्ल्स डार्विन के पितामह हैं उनके थे, वो थे एरसमस डार्विन। और उन्होंने भी जो वातावरण के कंट्रोल में जो शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों के द्वारा इवोल्यूशन की विचारधारा को स्वीकार किया, परंतु उसने यह भी कल्पना की कि वातावरण का प्रभाव जीवधारियों पर डायरेक्ट रूप से बाहरी या एक्सटर्नल चेंजेस नहीं करता, अपितु अनुकूलनकारी जो अडेप्टिव होते हैं वो इंटरनल चेंजेस होते हैं, उनमें उद्विकास में सहायक होता है। तो 1809 में लैमार्क ने
उपार्जित गुणों की वंशानुगति होने का उदाहरण सहित वर्णन किया। ये अपना जो थर्ड लॉ था या थर्ड जो थ्योरी थी अपनी मध्यकालीन सिद्धांत, उसी के अंतर्गत आता है। अपने कल बात की थी कि 4 सिद्धांत हैं और 4 सिद्धांतों में से अपन ने 3 को देख लिया और अब हम बात करते हैं चौथा सिद्धांत। और यह सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो ज़्यादातर ये साइंटिफिक लॉजिकफुल है और इसमें अपना मॉडर्न थ्योरी है। और मॉडर्न थ्योरी में शिवेलियर डी लैमार्क ने सबसे पहले जो इवोल्यूशन का एक पूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया 1809 में, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। फिलोसॉफी जूलॉजिक जो उनकी बुक थी उसमें उसको उन्होंने बहुत विस्तार में उनको समझाया। और इनके जो लैमार्क द्वारा जो प्रस्तुत वाद था उसकी विशेषताएं थी कि एक तो ये था कि जो वृद्धि आवश्यकता अनुसार नए अंग का विकास, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, यानी इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, यानी जैसे इवोल्यूशन न्यू ऑर्गन्स आ जाते हैं और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और एक और ये था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लैमार्क का जो समकालीन फ्रांसिस प्रकृतिवेत्ता थे वो थे सेंट हिलेरी। और सेंट हिलेरी ने भी उद्विकास में वातावरण के डायरेक्ट जो प्रभाव थे उसका ही मुख्य कारण माना, जैसा कि बफन ने माना था। तो लैमार्क के समकालीन कुवियर आए और उन्होंने भी लैमार्क के विचारों का खंडन किया। उसने पहले तो जो स्पीसीज को परिवर्तनशील माना लेकिन बाद में अपरिवर्तनशील माना। तो कुबेरवाद के अनुसार जो पृथ्वी पर होने वाली सभी परिवर्तनों का प्रमुख कारण प्रलयकारी क्रियाएं हैं। तो प्रलय के कारण ही जो अपनी अर्थ है उसकी चट्टानों से विभिन्न जो जीवों के फॉसिल्स मिलते हैं और प्रलय के बाद उस स्थान पर पृथ्वी के अन्य भाग से जीव आकर उस भाग में नष्ट हुए प्राणियों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा उनका मानना था। बाद में चार्ल्स डार्विन का महत्वपूर्ण उद्विकासवाद 1859 में आया और प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति इन्होंने दिया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस प्रकाशित हुआ। हुगो डी व्रीज और एक डच वैज्ञानिक ने इवोल्यूशन की प्रक्रिया को म्यूटेशन के द्वारा समझाया और 1905 में अपनी पुस्तक स्पीसीज तथा उपजाति उत्परिवर्तन द्वारा उनकी उत्पत्ति, स्पीसीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन्स बाय म्यूटेशंस प्रकाशित की। और इसके अतिरिक्त उनको जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनमें पूर्व निर्धारण पथ विकासवाद थ्योरी ऑफ ऑर्थोजेनेसिस पर थियोडोर ड्रेमर का विचार दिया कि विकास पथ पर पूर्व निर्धारित दिशा में बढ़ता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर थ्योरी ऑफ आइसोलेशन आई और इमर्जेंट थ्योरी आई और इस प्रकार से इन्होंने आधुनिक जो सिद्धांत थे उसके रूप में इनको मान्यता मिली। तो इनमें से ही एक जो उद्विकासवेत्ता थे वो थे वीजमैन। तो वीजमैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया और उन्होंने बताया कि जीवों के शरीर में उपस्थित साइटोप्लाज्म या सोमेटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म में विभिन्नता होती है। जर्म प्लाज्म से बने गैमेट्स माता पिता के लक्षणों को संतति में पहुंचाते हैं। जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तन ही संतति या जनरेशन है उसमें वंशानुगत होते हैं, हेरिडिट होते हैं। तो अर्नेस्ट हीकल ने जो पुनरावर्तन सिद्धांत पर प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव परिवर्धन के समय
अपनी जाति के विकास या इतिहास यानी ओंटोजेनी को दोहराता है। भ्रूणीय परिवर्तन के समय प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वज एंसिस्टर्स की अवस्थाओं की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन करता है। तो हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इवोल्यूशन पर प्राचीन यूनानी दार्शनिकों, मध्यकालीन प्रकृतिवेत्ता और आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किए, परंतु सभी सिद्धांतों ने जो वर्तमान अपना जैविक विभिन्नताओं और जीवधारियों में विभिन्न वर्ग और जातियों के विकास के लिए उद्विकास या इवोल्यूशन को ही उत्तरदायित्व माना। इन सिद्धांत में लैमार्क और डार्विनवाद एवं उनका आधुनिक रूप जो अपन ने न्यू लैमार्क में न्यू डार्विनिज्म तथा विभिन्न सिद्धांतों का निचोड़ कर और अपने आधुनिक जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी, और वह ऐसी थ्योरी थी जो सर्वमान्य थी, और इसमें फिशर, हेल्डेन, मूलर, वाडिंगटन, डार्लिंगटन इत्यादि जो वैज्ञानिक थी उनकी परिकल्पना समाहित थी सिद्धांत के अनुसार, और जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी वो आज के परिप्रेक्ष्य में सार्थक है, सही उतरती है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि इवोल्यूशन म्यूटेशंस या रिकॉम्बिनेशंस, क्रोमोसोम्स की नंबर्स में चेंजेज, जेनेटिक विचलन के कारण विभिन्न विभिन्नताओं के फलस्वरूप होता है। इवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस रूप से गतिमान रहता है और यह कभी रुकता नहीं है, और हजारों लाखों वर्ष से अपन देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी जो स्पीसीज थी, वैराइटीज़ थी, वो विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, साथ ही साथ नई स्पीसीज डेवलप भी हुई, परंतु विकास का ये क्रम अत्यंत धीमा है, यानी ये बहुत स्लो चलता है, और यह पूर्व में जैविक परिवर्तन जीवाश्म के रूप में ही विद्यमान है। तो हम इसमें सारे सिद्धांतों को या इनको पढ़ने के बाद में अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जितना भी कोई भी चीज़ का डेवलप हुआ है, चाहे नई स्पीसीज बनी हो, तो वहाँ अपन ये देखते हैं कि वो जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है वह सिद्धांत ही कारगर होता है, और इन्होंने फाइनली ये बताया कि इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस है, और ये चलता रहता है, और ये यदि कोई जीव समय परिस्थिति के अनुरूप अपने आप में चेंजेज या इवोल्यूट नहीं होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, और जो स्पीसीज या एनिमल्स अपने आप को चेंजेज कर लेता है तो वह अगली पीढ़ी या अगली स्पीसीज या न्यू एनिमल्स बनाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से अपन जो इवोल्यूशन की जो अवधारणाएं थी उनको अपन ने पढ़ा।